तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेट नंबर 2 यानी पॉलिटिकल साइंस के जो वीवीआई का हम लोग एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें से आपको जो भी इंपोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है उसको कराएंगे, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के हुए। हमारे पास सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के हुए। आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कंबाइंड होगा, वही जो आप पढ़िएगा वही आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, कुछ चैप्टर 4, 5 और 6 को पूरी तरह से हम लोग कवर करने वाले हैं। और गेस क्वेश्चन जो भी हमारा एक कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जो क्वेश्चन आने की आशंका है, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको भी देखते हैं और जो क्वेश्चन नहीं पूछा उनको भी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी तरह से समझाएंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होता है। तो आपको याद रखना है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की अगर बात करेंगे, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1948 में क्या होता है, यूरोपीय सहयोग संघ की स्थापना होता है। चलिए अगले की बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब होता है। यूरोपीय संघ की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ की स्थापना नॉर्मली क्या होता है 1992 में, लेकिन आपका एक्चुअल जो है जो किताबों में दिया हुआ 1991 में इसकी स्थापना होता है। और यूरोपीय संघ की अगर हम लोग बात करेंगे कि यूरोपीय संघ की हेडक्वार्टर कहां है, तो हेडक्वार्टर हमेशा याद रखिएगा इनका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स। कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और ब्रुसेल्स कहां पर है, ये बेल्जियम में है। कहां पर है प्यारे बच्चों, बेल्जियम में। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है, बेल्जियम में है। इसको भी अच्छी तरह से याद रखना है। अगर बात करेंगे यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश है, तो आपको याद रखना कि यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश है। कितने देश है, 27 देश है। अगर हम लोग बात करेंगे यूरोपीय संघ में अभी उनकी अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है, क्योंकि यूरोपीय संघ जो है प्यारे बच्चों इसके अंदर टोटल 27 देश है, तो इन 27 देशों को चलाने के लिए लीड कराने वाला तो कोई होना तो चाहिए ना, क्योंकि भाई उसका प्रेसिडेंट कौन होगा या फिर उनकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो याद रखिएगा हंगरी इसकी अध्यक्षता अभी वर्तमान में करता है। हंगरी कौन करता है अध्यक्षता इनकी, हंगरी करता है। लेकिन हंगरी के बाद कौन करेगा, हंगरी के बाद आपका करेगा पोलैंड। इस बात को याद रखिएगा, हंगरी अभी फिलहाल कर रहा है, लेकिन जस्ट इनके बाद कौन करेगा, पोलैंड इनकी अध्यक्षता करने वाला है। कौन करने वाला है, पोलैंड करने वाला है। अगर बात करेंगे यूरोपीय संघ के अभी वर्तमान राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति है एंटोनिया ओस्टा। कौन है, एंटोनिया ओस्टा। याद रखिएगा एंटोनिया ओस्टा, याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको हम यहां पर बता चुके हैं। ये सारी चीजें हैं कि यूरोपीय संघ के बारे में। टोटल कितने सदस्य हैं, 27 देश का समूह यूरोपीय संघ, जिनकी स्थापना कब होता है, 51 में होता है। और इनका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और अध्यक्षता पहले हंगरी कर रहा था, लेकिन अब कौन करेगा, पोलैंड करेगा। अगर बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, एंटोनिया ओस्टा यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति है। तो चलिए हम लोग अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति किस देश ने अपना अर्थव्यवस्था में वृद्धि किया था। तो आपको पता ही होगा कि चीन ने खुले द्वार की नीति अपना करके आर्थिक व्यवस्था को क्या क्या ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा था। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। अगर हम लोग सोवियत संघ रूस की बात करेंगे, तो यहां से हम लोग मौलिक कर्तव्य लेते हैं। ये भी बातें आप लोगों को याद रखना, मौलिक कर्तव्य कहां से लेते हैं, मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लेते हैं। अगर बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के साथ साथ और क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं यहां से पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से लेते हैं, हम लोग रूस से लेते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे अमेरिका से, हम लोग क्या करते हैं, मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार। और साथ ही साथ में मौलिक अधिकार, साथ ही साथ में हम लोग प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना कहां से लेते हैं, ये हमारा लेते हैं वहां से, अमेरिका से लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और भारत के बारे में कौन नहीं जानता, भारत हमारा देश का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दक्षेस का यानी सार्क में कितने देश है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा सार्क में टोटल 8 देश है। कितने देश हैं, 8 देश है, जिसके अंदर भारत के जितने सारे पड़ोसी देश है सभी देश इसमें इंक्लूड है। टोटल 8 देश है। अगर दक्षेस की स्थापना की बात करेंगे 1985 में इनकी स्थापना होता है। कहां पर होता है, ये बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश में होता है। कहां पर होता है, बांग्लादेश में इसकी स्थापना होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग, ये पहली बैठक ढाका में होता है। कहां पर, ढाका में होता है। याद रखिएगा जो बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में, वहां में पहली क्या होती है, पहला सम्मेलन होता है या पहला मीटिंग होता है। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि
सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा बांग्लादेश की, नेपाल के काठमांडू, काठमांडू में क्या है प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय है, इस बात को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है आसियान की स्थापना कब हुआ था, आसियान की स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है आसियान की स्थापना होता है 1967 में होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब होता है, 1967 में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप सब्जेक्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या कहता है इनके बारे में। मार्शल योजना क्या है प्यारे बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त यूरोपीय देशों के आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए, आर्थिक यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से काफी मदद किया, जिसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। जिस तरह से हम लोग भारत के अंदर कई तरह की योजना करते हैं ना, जैसे आपका हो गया अभियान वगैरह चला करके आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हैं कि भाई हमें पैसों को बचाना चाहिए, कहां पर किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर होता क्या है कि वहां पर अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाता है, डलमला जाता है, जिनके वजह से वहां के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, उस देश के राष्ट्रपति, अमेरिका जो होता है वहां का प्रधानमंत्री, सब लोग मिलकर के कहते हैं कि नहीं अब हमें क्या करना है, ये मार्शल योजना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उस योजना के तहत कहीं ना कहीं उस देश की आर्थिक स्थिति को डेवलप करता है, जीडीपी रेट बढ़ाता है। तो इस तरह का हम लोग समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 से कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं समकालीन दक्षिण एशियाई, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इनको हम लोग करने वाले हैं। कहता है अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना। अब याद रखिएगा सार्क के अंदर टोटल कितना, 8 सदस्य हैं। पहले था 7 सदस्य, कितना था 7, पहले 7 था, लेकिन एक कौन प्लस हो गया, अफगानिस्तान प्लस हो गया, जो लास्ट है यानी अंतिम सदस्य कहा जाएगा इनको, अंतिम सदस्य। और ये सार्क के अंदर कब इंक्लूड होता है, कब शामिल होता है, इनको शामिल किया जाता है 2007 में। कब, 2007 में। तो याद रखिएगा सार्क के अंदर सबसे अंतिम सदस्य कौन जुड़ता है, जिनका नाम होता है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और प्यारे बच्चों अफगानिस्तान के बारे में एक बात आपको पता होगा कि भारत के अंदर, भारत की सीमा रेखा में सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाली कौन होता है, वो अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर भारत से सीमा रेखा साझा करता है। अगर बात करेंगे भारत के अंदर सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला कौन होता है, वो होता है बांग्लादेश। लगभग 4096 किलोमीटर क्या करता है, बांग्लादेश भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान करता है, जो कि आपका क्या पाकिस्तान के बगल में है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है लास्ट में 2007 में कौन जुड़ता है, ये अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बनता है, जो अंतिम सदस्य के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यानी इस चैप्टर का कहता है दक्षिण एशियाई, पूर्व एशियाई का राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इनका संक्षिप्त नाम है आसियान। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, आसियान नाम है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस लिया था, श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस लिया था, तो याद रखिएगा ये लिया था आपका 1987 को। कब लिया था, 1987 को लिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि नेपाल ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब किया था, नेपाल ने लोकतांत्रिक शासन की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2006 में। 2006 में यहां पर क्या होता है, डेमोक्रेसी स्थापना होता है। क्या होता है, डेमोक्रेसी यहां की स्थापना होता है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। उससे पहले क्या था, वहां पर राजशाही शासन था, जिनको मतलब राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन 2006 के बाद क्या कहा कि अब यहां पर डेमोक्रेसी लागू होना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। यह कहा था ना कि लोगों के द्वारा, जनताओं के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और सरकार यदि गलत कदम उठाती तो उनके खिलाफ लोग करेंगे और सरकार को बदलना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें वहां पर कर दी गई है। तो आपको पता होगा कि नेपाल के अंदर अभी पीएम का नाम कौन है, यानी प्राइम मिनिस्टर नेपाल का कौन है, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली का नाम अवश्य आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये नेपाल से क्या करते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, केपी शर्मा ओली कौन है, वहां के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम यानी लिट्टे, जिसको बोलते हैं हम लोग, श्रीलंका के किस प्रकार की संगठन है, यानी किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, तो याद रखिएगा उग्र राष्ट्रवादी। यानी राष्ट्रवादी से बढ़ करके उग्र मतलब क्या हुआ, जो सरकार के नीति निर्देशक चीजों को नहीं मानता हो, कानून को नहीं मानता। उग्रवादी मतलब गरम दल का हो, कहीं भी कुछ सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ कर रहा हो। तो इस तरह की बातें को उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए इनके बारे में हम लोग करते हैं, आसियान के बारे में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि आसियान की नींव कब और किसने रखी थी,
तो मतलब कोई चीज जो बनता है तो उसका नींव और डेडलाइन होता है ना, एक मकसद होता है ना, मिशन होता है ना कि क्यों रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं 1967 ईस्वी के अगस्त माह में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया तथा थाईलैंड, बैंकॉक, देखिए थाईलैंड कहां पर है, बैंकॉक ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव रखी। किसने रखी? ये सारे देशों ने मिलकर के आसियान 1967 में क्या रखा, आसियान की नींव रखा, यानी उसकी बुनियादी फाउंडेशन रखा। अब उनके बाद आसियान की स्थापना और इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। अब इनकी स्थापना और उद्देश्य निम्नलिखित क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है 1967 में अगस्त के माह में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया तथा थाईलैंड ने बैंकॉक पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव रखी। ये सारे देश जो आप देख रहे हैं, सभी देशों ने मिलकर के आसियान का एक नींव रखा कि ये होना चाहिए। अब इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमको करना था। उनके बाद इसके सदस्य देश एक दूसरे से जुड़ गए और मिलजुल करके विकास करने का एक लक्ष्य रखा गया, क्योंकि ये विकास जो है कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय विकास था। एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग करेंगे, जैसे कोई कंट्री अगर अच्छी तरह से अगर गेहूं उत्पादन करती है तो दूसरे कंट्री को देगा, अगर अच्छा कोई प्रोडक्ट बनाता तो दूसरे कंपनी को क्या करेगा, दूसरे देशों को ट्रांसफर करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में अगर आगे बढ़ेगा तभी ना देश का विकास होगा। तो इस तरह की चीजें आसियान के अंदर बताई गई थी। अब बात करेंगे हम लोग आसियान का प्रमुख उद्देश्यों में सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मतलब सोशली हो गया, सांस्कृतिक मतलब क्या, कल्चरल हो गया। उनके बाद विकास हासिल करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक मतलब क्या, समाज स्तर पर जो भी कार्यक्रम चल रही है उनको सही तरह से बनाना, और सांस्कृतिक का मतलब क्या हुआ, जो हमारा सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, कल्चर है, उनको भी मेंटेन करके रखना। ठीक है, ये सारी चीजें होता है। जिस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग जगह में अलग अलग अपना सांस्कृतिक होता है, जैसे अगर बात करेंगे केरल में मोहिनी अट्टम, ठीक है, उसके बाद आपका अगर बात करेंगे असम में बिहू, इस तरह का चीजें अगर बात करेंगे हम लोग, कथक उत्तर प्रदेश में, बिहार में छठ पूजा, इस तरह की जो एक कल्चरल त्योहार होता है, उन त्योहार को मेंटेन बना के रखता है ना, उसी तरीके से उस देश के अंदर कहा कि नहीं, अलग अलग देश का अपना मान्यता होगा। कोई भी देश दूसरे देश में जाकर के हस्तक्षेप या उनके जो संस्कृति यानी जो मूलभूत तत्व है उस पर कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। ये सारी बातें आसियान में बताई गई थी। अब चलिए अगले उद्देश्य को देखते हैं हम लोग, अगले पर्पस को देखते हैं क्या कहता है। अगले पर्पस को कहता है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थापित्व को बढ़ावा देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग जानते हैं, यूएनओ जो क्या होता है, यूएनओ का सबसे बड़ा सदस्य सुरक्षा परिषद होता है, जिसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि शांति सम्मेलन होकर के सभी देश के वासियों रहेंगे। देश के निवासी मतलब देश के जो नागरिक होंगे वो अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कोई देश दूसरे देश पर हमला आक्रमण नहीं करेगा, शस्त्र वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सारी बातें यूएनओ में बताई जाती है। उनके आधार पर क्षेत्रीय शांति, अस्थायित्व को बढ़ावा देना, और इसका अन्य मुख्य उद्देश्य था, है ना, बहुत सारे इनका उद्देश्य था प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग और भी बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे हम लोग निष्पक्षता, सहयोग तथा हस्तक्षेप को बढ़ावा देना इस संघ का मुख्य उद्देश्य था, है ना। जो हस्तक्षेप मतलब क्या हुआ, किसी पर यह करना, कब्जा करना या अंगुली डालना या टांग अड़ाना। हस्तक्षेप मतलब किसी को किसी मामले में टांग नहीं अड़ाना, उनको स्वतंत्र होकर उनको जीने देने का हक दिया जाता है। तो ये सारी बातें थी। तो चलिए अब हम लोग आसियान को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहता है साफ्टा समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया गया, यानी इस पर सिग्नेचर कब किया गया प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा इस पर सिग्नेचर हुआ था 2004 ईस्वी में। कब हुआ था, 2004 में। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर चले जाएगा। ये सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगले क्वेश्चन कहता है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था। तो आपको पता होगा 1985 को क्या होता है, दक्षेस की स्थापना होता है प्यारे बच्चों। 1985 को कहां पर होता है, बांग्लादेश के ढाका में। आपको पहले ही बताए थे ना कि बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना होता है। तो पहला सम्मेलन भी यहीं पर होता है, यानी जिस जगह स्थापना होता है वहीं पर पहला सम्मेलन होता है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश में होता है। एक बात याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है, ढाका है, और बांग्लादेश में टका बोलते हैं, रुपया को क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और बांग्लादेश का अभी वर्तमान अंतरिम सरकार के अंदर मोहम्मद यूनुस को यहां का पीएम बना दिया गया है। मोहम्मद यूनुस को यहां का पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है प्यारे बच्चों। इस बात को याद रखिएगा। शेख हसीना जो थी वह कुछ आंतरिक मामलों से इनको यहां देश से बाहर जाना पड़ा। जो अभी कौन है अंतरिम सरकार के अंदर, यहां का पीएम कौन है, शेख मोहम्मद यूनुस है। अगर बात करेंगे यहां का राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे, ये है आपका कौन है, ये है आपका शाहबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति है। इस बात को भी याद रखिएगा, शाहबुद्दीन यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति है। एक बात याद रखिएगा, बांग्लादेश यानी कौन सा ऐसा हमारे देश का राज्य है जो बांग्लादेश के चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, बीच में बांग्लादेश है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है, जो बांग्लादेश के चारों तरफ से, तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है।
क्या त्रिपुरा घिरा हुआ है। अगर बात करेंगे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा सीमा यानी बॉर्डर शेयर करने वाला कौन होता है, ये बांग्लादेश होता है। 4096 यानी 4096 किलोमीटर क्या करता है, ये बॉर्डर हमारे साथ यानी हमारे देश के साथ वो शेयर करता है। सबसे ज्यादा बाउंड्री में यही बांग्लादेश, क्योंकि आप जब जाइएगा ना बांग्लादेश तो आपको मैप में भी देखिएगा तो आपको बांग्लादेश बीच में मिलेगा, चारों तरफ हमारे भारत के स्टेट मिलेंगे, बहुत सारे स्टेट, जैसे आपका हो गया मिजोरम हो गया, फिर आपका WB हो गया, इस तरह की सारी स्टेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि दक्षेस की स्थापना कहां होता है, काठमांडू में होता है, बांग्लादेश के ढाका में होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी है। अगर नेपाल का राजधानी राजधानी की बात करेंगे तो काठमांडू हो जाएगा, लेकिन पर्यटक राजधानी की बात करेंगे तो पोखरा यहाँ का पर्यटक राजधानी होगा, है ना, पर्यटक राजधानी होगा। अगर एक बात और भी याद रखिएगा कि यहाँ के PM कौन है, KP शर्मा ओली, इस बात को भी हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और नेपाल की बात करेंगे तो 2006 में यहाँ पर लोकतांत्रिक स्थापना होता है। लोकतंत्र की स्थापना कब होता है, 2006 में होता है। और यहाँ के संसद को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। यहाँ के संसद को, जो हमारा पार्लियामेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत, इस बात को आपको याद रखना है। समझ में आई बात है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है किस दक्षिणी एशियाई देश में संवैधानिक संकट है। किस दक्षिणी एशियाई देश में क्या है प्यारे बच्चों, संवैधानिक संकट है। दक्षिणी एशिया, है ना। अगर बात करेंगे हम लोग संवैधानिक संकट की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि साफ्टा समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। साफ्टा समझौता जो कि अभी जस्ट आपको बताए 2004 में इस पर क्या होता, समझौता होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय के सामने कौन कौन सी समस्या आने लगी थी। द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल कब होता है, 1939 से लेकर 45 तक दूसरे विश्व युद्ध का दौर शुरू होता है। अगर बात करेंगे हम लोग दूसरे विश्व युद्ध जैसे समाप्त होता है, देश दुनिया के अंदर क्या क्या होने लगता है, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होता है। अब देखिए अलग अलग यूरोपीय देशों के सामने यह समस्या थी कि वह अपनी पुरानी शत्रु, यानी शत्रु मतलब क्या होता है, दुश्मन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करे या छोड़े। यूरोपीय के अधिकांश देशों की आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गई थी, उन्हें पुनर्निर्माण भी करना जरूरी था, है ना। यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि अमेरिका और जापान के द्वारा क्या हुआ था, काफी ज्यादा युद्ध हुआ था। आपको पता ही होगा 6 अगस्त 9 अगस्त की बात को हम लोग हिरोशिमा और नागासाकी को कभी नहीं भूल सकते हैं, जिनके वजह से देश दुनिया में काफी ज्यादा तहलका मचा हुआ था, है ना। इनके बाद क्या होता है कि सभी देश आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब बताओ किसी देश में अगर तुम बम फेंकोगे तो अब बताओ बम की वजह से पूरे देश के लोग तो मरेंगे ही, फसल नष्ट हो जाएगा, घर गिर जाएगा, बहुत सारे लोगों का हत्या हो जाएगा, पैसा रुपया धन हर चीज की कमी हो जाएगी। तो उनको पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ के अंदर क्या हुआ, अपने आप में ये मतलब ये सोचा कि अब हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब देखिए युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों को आपसी संबंध बने थे। अब देखो जो भी संबंध बना था उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। उनके बाद ये भी एक तरह से समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब चैप्टर नंबर 6 में बात करेंगे जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसको ध्यान से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल सदस्यों की संख्या सुरक्षा परिषद के अंदर क्या है, 15 है, जिसके अंदर अगर बात करेंगे 5 है अस्थाई और बात करेंगे अस्थाई कितना है, 10 अस्थाई है। तो अस्थाई की बात करेंगे हम लोग, टोटल अस्थाई सदस्य कितने हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थाई सदस्य कितने हैं इसका थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 उनके बाद 5। अब देखिए इनका ट्रिक हम लोग बनाए हैं, इसको किस तरह से याद रखना, ABCFR इस तरह से याद रखना है। अब ए से क्या होगा प्यारे बच्चों, अमेरिका, हम लोग सभी लोग जानते हैं ए से अमेरिका होगा। और बी से क्या होगा, ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन। अगर बात करेंगे सी से क्या होगा, चाइना, जिसको हम लोग चीन बोलते हैं, चीन। अगर बात करेंगे एफ से फ्रांस, ठीक है। अगर बात करेंगे आर से रूस,
इस बात को जानते हैं। ये टोटल हमारा क्या अस्थायी सदस्य है और अस्थायी सदस्य 10 है, अस्थायी सदस्य 5 है। इस बात को आपको कतई नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, WTO की स्थापना कब होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब होता है? 1995 में होता है। अगर बात करेंगे इसके अंदर टोटल प्यारे बच्चों क्या है, मतलब इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 166 सदस्य हैं। और 166वां सदस्य यानी लास्ट वाला सदस्य कौन है? याद रखिएगा उनका नाम है कोरोमोस। उसका नाम क्या है? तिमोर लिस्टे। ये इसका अंतिम सदस्य है। कौन है? तिमोर लिस्टे। याद रखिएगा तिमोर लिस्टे क्या है? 166वां सदस्य है। अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि WTO की स्थापना कब होता है? 1995 में। और इसका अगर बात करेंगे हम लोग, इसकी हेडक्वार्टर कौन होता है? हेडक्वार्टर जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्यालय, इनका मुख्यालय कहां पर होता है? याद रखिएगा इनका मुख्यालय होता है जेनेवा। कहां पर होता है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन करके आएंगे। यानी एक एक पॉइंट को समझाते हैं हम लोग और एक एक पॉइंट को आपको याद भी रखना पड़ेगा। समझ में आई बात है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं 166 सदस्य और लास्ट सदस्य का नाम तिमोर लिस्टे है, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में है। ये भी बातें आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सबसे हलवा वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सदस्य है टोटल। कितने हैं? 5 सदस्य। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानव अधिकार, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, मानव अधिकार से संबंधित है। अगर हम लोग बात करेंगे मानव अधिकार, मानव अधिकार का आयोग कब बना था? अधिकार का आयोग कब बना था प्यारे बच्चों? इस बात को याद रखिएगा, अधिकार का आयोग बनता 1993 में। कब बनता? 1993 में। 12 अक्टूबर सन 1993 में यह आयोग बनाया जाता है, कमीशन बनाया जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहता है कि संयुक्त महासंघ की स्थापना कब होता है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? UNO, है ना, यही बोलते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करेंगे इसकी स्थापना कब होता है प्यारे बच्चों? इसकी स्थापना होता है 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना होता है। अगर बात करेंगे टोटल इसमें सदस्य कितने होते हैं? शुरू में जब यह स्थापना होता है तो उस समय टोटल 51 सदस्य होता है, जिनमें से 50 सदस्य क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं। और एक सदस्य जो होता है वो सदस्य का नाम होता है पोलैंड, जो सिग्नेचर नहीं करता है। क्या करता है? सिग्नेचर नहीं करता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में अभी टोटल सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193 सदस्य हैं। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। कहता है कि मालदीव की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन करिए। देखिए प्यारे बच्चों, मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था। सल्तनत मतलब क्या? राजाओं का शासन था। राजा का बेटा राजा यानी राजशाही शासन स्थापित था। 1968 में ही मालदीव गणतंत्र हो गया। अब 68 में तक था, लेकिन 68 में ही क्या हो गया? गणतंत्र बन गया, यानी डेमोक्रेसी वहां पर लागू हो गया। यह शासन की अध्यक्षतात्मक प्रणाली को अपनाया और 2005 में मालदीव संसद बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में एक मत मतदान किया। 2018 में MDP पार्टी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की यहां पर स्थापना हो गया। मालदीव आप देखिएगा श्रीलंका के आसपास यानी साउथ इंडिया के आसपास अगर आप जाइएगा ना, श्रीलंका जिसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर के आसपास, वहां पर आपको छोटा सा टापू के रूप में आपको दिखेगा। वो मालदीव छोटा सा देश है, ठीक है। और उस देश में आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है, जो भारत के द्वारा कई उनका सहयोग करके हम लोग उसका भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों एक बात को याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की अगर बात करेंगे हम लोग, स्थापना कब होता है? इस बात को याद रखिएगा, स्थापना अपना होता है 1948 में इसकी स्थापना होता है। प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होता है? 1948 में इसकी स्थापना होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल जज कितने होते हैं? 15 जज होते हैं। और प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना साल होता है? 9 साल होता है। प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना साल होता है? 9 साल होता है। ये भी बात है आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है उसके न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करेंगे टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर बात करेंगे कि यहाँ का चीफ जस्टिस अभी कौन है? चीफ जस्टिस अभी कौन है? नवाब सलाम। याद रखिएगा, नवाब सलाम यहाँ के कौन है? चीफ जस्टिस है। नवाब सलाम कौन है प्यारे बच्चों? नवाब सलाम चीफ जस्टिस यहाँ के अभी माने जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहता है CBTB प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? CTBT है ना, इनका प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इनका राइट आंसर की अगर बात करेंगे हम लोग, फटाफट इसका राइट आंसर हम लोग बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। कब होता है? 1995 में इसकी स्थापना हो जाती है। समझ में आई बात है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो याद रखिएगा, किसकी सिफारिश पर? यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर क्या करता है? महासचिव की नियुक्ति करता है। कहां पर? यह आपका महासभा के महासचिव पर। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, यानी हेड कहां पर है? यहाँ पर हेडक्वार्टर कहां है? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहां हो जाएगा? द हेग में हो जाएंगे। समझ में आ रही है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल आपका 6 अंग है। कितने अंग है? टोटल 6 अंग है। इस बात को कतई नहीं भूलना है। 6 अंग है, 6 अंग है, 6 अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में यानी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौता हुआ था? हाल फिलहाल में जो समझौता हुआ था इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो हमारे बीच नीचे समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों में प्रधानमंत्रियों ने शिमला समझौता किया। अब कोई मुझे यह बताएगा शिमला समझौता कब होता है? ठीक है, शिमला समझौता कब होता? 1972 में होता है। कब होता? 1972 में होता है। 71 में तो युद्ध होता है, 72 में समझौता किया जाता है, जिसके अनुसार दोनों देशों की सेनाओं को युद्ध से पूर्व सीमाओं पर वापस जाने की घोषणा की गई। इसमें यह भी शर्त रखी गई कि दोनों देशों के बीच डाक तार सेवा का संचार व्यवस्था चलती रहेगी। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, सहायता करेंगे। आपको पता है ना 1972 में क्या हुआ? 71 में हुआ, हमारे पास युद्ध किया, फिर उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हो जाता है। आपको पता होगा ना, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हो जाता है। उस समय फिर बहुत बड़ा दिक्कत होता है। फिर हम लोग 29 जुलाई को क्या करते हैं? 29 जुलाई को फिर हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में कारगिल को फतेह कर लेते हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल कहने की बातें थी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक रूप से पाकिस्तान एक तरह से हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगले पॉइंट में कहता है कि 1978 में भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान में वार्ता के लिए जाते हैं और बाद में सलाल बांध के संबंध में दोनों देशों में समझौता होता है ना। सलाल बांध याद रखिएगा, सलाल बांध के इसमें समझौते पे दोनों देशों में क्या होता है? एक समझौता होता है कि भाई बांध के मामले में जो पानी वगैरह है उससे संबंध में ये सब बात करते हैं। और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन में नेता बात करते रहते हैं। क्या करते हैं? नेतागण बात करते रहते हैं कि हमारे देश में इस तरह की बातें हैं, उस तरह की बातें, ये हमला वगैरह की बातें भी वहां पर होती रहती है कि समझौता हमें करनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट में कहता है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बार मार्ग खुले हैं, अब वीजा आसानी से मिल जाता है। ठीक है, पहले क्या था? वीजा वगैरह बंद था पाकिस्तान के लिए हमारा, लेकिन अभी वीजा वगैरह खुला हुआ है। आप लोग पाकिस्तान भी जा सकते हैं, वहां के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन कोई आतंकवादी हमला के साथ अगर आइएगा तो आपको पकड़ लिया जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी सदस्य टोटल 10 है, लेकिन इन 10 में प्रत्येक का 2 साल वर्ष यानी 2 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। 2 वर्ष के बाद इन सभी देशों को बदला जाता है, यानी जो भी 10 देश है उनको 2-2 साल के बाद उनको अलग अलग देश उनके अंदर जोड़ा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कि विश्व शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व है सुरक्षा परिषद को। किसको है? सुरक्षा परिषद को। यह भी बातें आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? निषेधाधिकार का है सर्वाधिक बार प्रयोग कौन किया? ये अमेरिका किया है।
अमेरिका किया उसकी बातों को नहीं माना है। अमेरिका अपने आप को बड़ा मानता था, इसीलिए ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में विश्व बैंक की स्थापना कब होता है? विश्व बैंक की अगर स्थापना की हम लोग बात करेंगे तो इनकी स्थापना होता है 1944 में। इसकी स्थापना कब होता है? 1944 में इसकी स्थापना होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में कि विश्व के देशों में व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन होगा, यही तो राइट आंसर होगा ना, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन प्यारे बच्चों, अगर बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन में टोटल कितने देश है? 166 देश है। कितने देश है? 166। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। क्या है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करेंगे इसकी स्थापना कब होता है, इसकी स्थापना की बात करेंगे 1995 में इसकी स्थापना होता है। ये सब बातें भी आपको याद रखना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कि सिंधु जल समझौता कब होता है? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंधु जल समझौता होता है कब? ये 1960 में होता है। कब होता है? 1960 में। और सिंधु जल समझौता को लीड कौन करता है? WB, वर्ल्ड बैंक इनको लीड करता है, यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिंधु जल समझौता विवाद होता है। इसका थोड़ा हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि सिंधु जल समझौता के अंतर्गत सतलज, व्यास और चेनाब नदी होता है, जिनके अंतर्गत पाकिस्तान को लगता है। और ये सारी नदियां आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जो सिंधु नदियां है ना, सिंधु जल, वो सब सारी नदियां कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और भारत के कश्मीर देते हुए कहां जाती है? पाकिस्तान जाती है। और पाकिस्तान को 1960 में लगता है कि हम तो इनके साथ ठीक ठाक व्यवहार किए नहीं है, हो सकता है भारत हमारा पानी रोक दे। तो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा एक समझौता होता है सिंधु विवाद को लेकर के, जल को लेकर के, कि भाई आप लोग हमारा पानी तो नहीं रोकोगे। तो उनको 1960 में क्या होता है? नदियों के जल के बंटवारों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में विश्व बैंक की सहायता, देखिए आ गया ना, WB है ना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक संधि होती है जिसमें सिंधु जल समझौता कहा जाता है। और ये संधि भारत और पाकिस्तान के अनेक सैन्य संघर्षों के बावजूद भी आज भी कायम है। हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई गलत हो, है ना, सबका हम लोग इंसाफ बराबर करते हैं। इसीलिए भारत ने चाहा कि नहीं, जो 6 नदियां थी ना, 6 नदियों में चेनाब, सतलज और व्यास, ये 3 नदियां उनको दे दिया पाकिस्तान, क्योंकि भाई ये 3 नदियों की पानी आपका कभी नहीं रोका जाएगा। आप लोग इसका पानी का उपयोग फैक्ट्री वगैरह जहां भी करते हैं, कंपनी वगैरह में, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन आपके आने की ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। साफ्टा क्या है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 2004 में दक्षेस के सदस्यों में साफ्टा पर हस्ताक्षर किया था। दक्षेस के सदस्य 8 था ना, 8 सदस्य ने क्या किया? फिर एक साफ्टा नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया। 1 जनवरी 2006 को यह प्रभावी हो गया, यानी पूरी तरह से लागू हो गया। अब बात करेंगे इसमें दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का संकल्प रखा। और साफ्टा हस्ताक्षर करता देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि, श्रीलंका इत्यादि साफ्टा के सदस्य होते हैं। समझ में आई बात है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर होता है? देखिएगा, शिमला समझौता वही समझौता होता है जिस समय इंदिरा गांधी सरकार होती है भारत के अंदर, और वहां का जुल्फकार अली भुट्टो होता है। अब देखिए बांग्लादेश होगा यहाँ पर। 1971 में बांग्लादेश आजादी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुई है। आप लोग को पता है ना, 1971 में क्या होता है? युद्ध होता है। 1971 में ही बांग्लादेश वहां पर अलग हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से हार होती है। और फिर युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। यह समझौता 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के शिमला के बीच में होता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो होते हैं, शामिल होते हैं। और यह समझौता का फिर वही मेन मकसद यही होता है, शांति स्थापित करना, दोनों देशों के व्यापार जो आपका ट्रेड होता है उनको सही तरीके से चलाना, कोई विवाद नहीं करना, शांति स्थापित करके सामाजिक स्तर से काम करना। तो प्यारे बच्चों, शिमला समझौता आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की स्थापना कैसे हुई? आपको पता होगा कि बांग्लादेश 1965 में हमारे पास क्या होता है, 1965 में क्या होता है, हमारे साथ पाकिस्तान युद्ध करता है, ठीक है। और 1962 में चीन के द्वारा भारत पर युद्ध होता है, जिनके फलस्वरूप इनकी स्थापना हो जाता है। अब देखिए 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। 47 से 71 तक क्या था? बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, वो अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने जनरल याहिया खान ने सैनिक शासन में 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, और युद्ध में
पाकिस्तान की हार हो जाती है, युद्ध में पाकिस्तान की हार हो जाती है। इसके परिणाम में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना, जो अभी क्या कहलाता है, बांग्लादेश कहलाता है। पूर्वी पाकिस्तान टूट करके एक अलग देश बन जाता है, जिनको हम लोग अभी के दौर में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं। तो ये सारी बातें बांग्लादेश की स्थापना से संबंधित था, आपको हमेशा याद रखना है। अगले पॉइंट में कहता है कि दलित आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। दलित आंदोलन आपको पता ही होगा, दलितों से संबंधित होगा। अब देखिए, दलित भारतीय समाज में लंबे समय से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता होगा ना, समाज के अंदर भी बहुत सारे छोटे कैटेगरी यानी छोटे जाति के लोग होते हैं, है ना, महादलित होते हैं। उनको बड़े बड़े जातियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, अनेक तरह से उनको प्रताड़ित होते हैं और कहीं ज्यादा उनको नीचे की नजर से देखा जाता है, जिनके वजह से दलित लोगों ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया कि भाई हमें भी संविधान के अंदर एक हिस्सा मिलना चाहिए, जिनको लेकर के इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन करना शुरू कर दिया। जिसके उपरांत 7वें दशक के शुरुआती वर्षों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने एक होने की आवाज उठाई। सारे दलितों को कहा कि सभी दलित भाइयों से गुजारिश है कि सब एक हो जाएं, क्योंकि एकता में बल है, हम लोग जानते ना। और सभी दलित जो पढ़े लिखे, जो माइंडेड इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, सभी लोगों ने एक साथ लेकर के क्या किया, काम करना शुरू किया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई कि हमें भी संविधान में मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, सारे आवाज उठाना शुरू किया और दलित पैंथर्स नामक संगठन को दलित आंदोलन का एक अगुवाही कहा गया। आपको पता है ना, ये आंदोलन, ये समाजवादी पार्टी कहां बना था, ये आपका महाराष्ट्र में बना था, क्योंकि महाराष्ट्र के काफी दलितों को परेशान किया जा रहा था, उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, काफी ज्यादा उसका मिसयूज किया जा रहा था, ठीक है। और इसी आंदोलन को हम लोग दलित आंदोलन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे की बात करते हैं। अगर पूछेगा दलित पैंथर्स ये कहां का संगठन था, ये महाराष्ट्र की संगठन थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बाबरी मस्जिद के विवाद पर टिप्पणी करें। क्योंकि ये हाल फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए, इसलिए आपको याद रखना कि बाबरी मस्जिद का विवाद के बारे में। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद, एक बार याद रखिएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उनके बाद विवादित स्थान कार सेवकों में हिंदू कट्टरवादियों ने ध्वंस कर दिया, यानी हिंदू जो कट्टरवादी थे उन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ करके रख दिया, जिससे सारे देश में दंग और सांप्रदायिक तनाव फैल गया, टेंशन फैल गया। सभी सांप्रदायिक का मतलब प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दो कम्युनिटी के बीच में जब झगड़ा होता है तो उनको हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। सभी राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों ने इसकी निंदा की, परंतु इस घटना ने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया, है ना। जैसे कि आपको पता होगा भारत के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जातिवाद को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव लड़ती है, अपना दावा करती है कि हम ये हैं, वो हैं, ये कर देंगे, उसके लिए वो कर देंगे, बहुत सारी बातें, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को 1996 के चुनाव में मिला। देखिए भारतीय जनता पार्टी आगे होने का यह भी एक सबसे बड़ा कारण है, जिसमें वह लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई और बाबरी मस्जिद का टूटना भारत के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया। क्या हो गया? काला अध्याय जुड़ गया। ये सारी बातें थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मंडल आयोग का विषय क्या था। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा 1977 में मंडल आयोग की स्थापना होता है। मतलब मंडल आयोग मतलब क्या करेंगे, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार होती है, मोरारजी देसाई की सरकार होती है, तो 1979 में क्या होता है, ओबीसी की 1979 में ये मंडल आयोग का क्या होता है प्यारे बच्चों, ये स्थापना होता है। क्या होता है? ये स्थापना होता है 1979 को। सरकार बनी तो जनता पार्टी ने रहकर के गृह मंत्री श्री चौधरी चरण सिंह पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करने के लिए, आरक्षण की सीमा तय करने के लिए वीपी सिंह, जिसको हम लोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। और केंद्र सरकार ने, जनता पार्टी ने 1978 में एक आयोग का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारना था। प्यारे बच्चों 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहेंगे इसके अंतर्गत कि पिछड़ा आयोग क्या क्या है ये सब बातें। सबसे पहले याद रखिएगा 1979 में इसकी स्थापना होता है। 1979 में इसकी स्थापना होता है। किसकी? ये आपका मंडल आयोग का। याद रखिएगा मंडल आयोग का स्थापना कब होता है? 1979 में। और सरकार को सौंपा जाता है इसकी रिपोर्ट कब? 1980 को सरकार को रिपोर्ट सौंपा जाता है। याद रखिएगा किसकी सरकार होती है उस समय? आपका 1977 यानी जनता पार्टी की सरकार होती है उस समय। अगर बात करेंगे फाइनली ओबीसी को, यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण के साथ में क्या होता? वीपी सिंह की सरकार, यानी 1990 में क्या होता प्यारे बच्चों? इनको पूरी तरह से भारत के अंदर लागू कर दिया जाता है। कौन से?
यानी मंडल आयोग को, और इस आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी इसी मंडल के नाम से एक व्यक्ति का नाम होता है, जिनको क्या होता है, ये वीपी सिंह की सरकार में 1990 में ये चीजें यानी ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ में ये कंप्लीटली लागू कर दिया जाता है ना। ये कभी कभी आपको पूछा सकता है कि मंडल कमीशन के आयोग में ओबीसी को कितने प्रतिशत दिया हुआ है, तो 27% कभी नहीं भूलना आपको, एक नंबर यहां से आपका फिक्स हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, वैश्विक साझा संपदा क्या है, ग्लोबल कॉमन्स का क्या मतलब होता है? देखिएगा, खुले सागर, विशाल बर्फीले क्षेत्र और वायुमंडलीय किसी व्यक्ति, स्थान या राज्य की संपदा नहीं होती है। जो हमारी समुद्री चीजें होती है ना, किसी राज्य का नहीं होता है, वो फिर इंटरनेशनल रूप में आ जाता है। विश्व के सभी लोग उनका उपयोग कर सकते हैं, किंतु अब पर्यावरणविद का यह आग्रह कर रहे हैं कि उनका इस प्रकार उपयोग ना किया जाए कि मानव जाति अन्य जीवों को हानिकारक पहुंचाए, है ना। समुद्री या फिर बड़े बड़े विशाल बर्फीले जो चीजें हैं, उनका इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मानव जातियों का हनन हो, मानव जातियों का नुकसान हो। इसके लिए जागरूक लोगों की संस्था बनाई जा सकती है, जिन्हें ज्ञानबद्ध समुदाय यानी एपिस्टेमिक कम्युनिटीज का नाम से दिया गया है। समझ में आई बात है? जो भारत यानी अलग अलग देशों के अंदर बड़े बड़े जो समुद्र है, उनका सिर्फ इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सोची समझी जो होता संगठन के रूप में किया जाएगा, और यहाँ क्या कहता, हानिकारक जीवों को मतलब नष्ट नहीं किया जाएगा। समझे? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ओजोन परत क्या है? प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ओजोन परत ओजोन मंडल में पाया जाता है, और इसके अंदर एक गैस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। और ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, हम लोग जानते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से लेकर 40 किलोमीटर तक वायुमंडल तक फैली हुई है, ठीक है। और उनके बाद बात करेंगे जिसमें समताप मंडल कहा जाता है, और यह पृथ्वी से सूर्य में आने वाली पराबैंगनी किरणों को अपनी ओर रोक लेती है। समताप मंडल क्या करती है? रोक लेती है। कहा कि भाई आप अंदर मत जाओ, इसलिए इसे पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है। किसको? आपको कहा जाता है समताप मंडल को, यानी ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का कवच भी कहा जाती है, हमारे लिए रोकता है, क्योंकि अगर वो पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगे तो मानव जातियों का काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिसके वजह से क्या होगा, स्किन डिजीज हो जाएगा, जिसको हम लोग चर्म रोग बोलते हैं, त्वचा कैंसर भी बोलते हैं इनको। चलिए अब बात करेंगे ब्रूनलैंड कमीशन रिपोर्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, 1987 में ब्रूनलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी जिसका शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर होता है, हमारा साझा भविष्य होता है, ठीक है। इनमें कहा गया कि दुनिया के सभी राज्य पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अपना विकास इस प्रकार करें कि टिकाऊ हो, ऐसा कुछ भी ना हो कि जिससे किसी दूसरे राज्य को खतरा पहुंचे, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग बम ही बना रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बम बना करके पूरी तरह से किसी का नुकसान करने के मकसद से बना रहे, ऐसा नहीं बताया गया। यानी आने वाले फ्यूचर को देख करके ये चीजें यहाँ पर बात की गई, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, कहता है कि इसी आयोग की सिफारिश पर विचार से चर्चा करने के लिए जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में बात की जाती है और पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। याद रखिएगा, ये रियो डी जेनेरियो में दो बातें होती है, पर्यावरण संरक्षण, उनके बाद क्या होता है, सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास। ये दो पॉइंट में सबसे ज्यादा यहां पर बात की जाती है रियो डी जेनेरियो में। कब? 1992 में। ये ब्राजील की राजधानी के आसपास है। समझ में आई बातें? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पर कि रियो डी सम्मेलन क्या है, रियो सम्मेलन का क्या परिणाम होता है। देखिएगा, रियो सम्मेलन निम्नलिखित में से परिणाम हुए। इस सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी है कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। है, रियो सम्मेलन में वही बताया गया ना कि आपका एक आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारे पेड़ों की कटाई ना हो, CO2 की मात्रा ना बढ़ जाए, ठीक है, और उनके बाद हमारे पृथ्वी का यानी वायुमंडल का तापमान ना बढ़े। ये सारी बातें वहां पर बताई गई थी। अगर बात करेंगे आर्थिक विकास का सही तरीका होना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, और इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी से संबंधित, है ना, वानिकी। देखिए वानिकी का मतलब क्या हुआ पहले बच्चों, याद रखिएगा, जब हम लोग खेती करते हैं, है ना, खेती करते हैं आमतौर पे जब हम लोग अलग अलग तरह के फसल लगाते हैं, तो याद रखिएगा जिसको हम लोग बारी आमतौर पे कहते हैं, उसमें क्या होता है, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, हर तरह का चीजें लगाते हैं ना, तो उनके बीच बीच में मान लेते हैं ये हमारा खेत है, ठीक है, इसमें सब्जी वगैरह हम लोग यहाँ पर लगा दिए, तो बीच बीच में क्या करें, एक पेड़ लगा दे, यहाँ भी पेड़ लगा दे, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, यहाँ भी पेड़, ताकि हम लोग वानिकी को बढ़ावा दें। यहाँ तो हमारा फल सब्जी होगा ही, लेकिन ये हमारा पेड़ रहेगा, यहाँ बीच बीच में पेड़ रहेगा इस तरह का, और दिखने में काफी मजा आएगा। इन्हीं को हम लोग वानिकी बोलते हैं, इनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है।
संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए और इस अवसर पर 21वीं शताब्दी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। देखिए एजेंडा 21 का मतलब यह हुआ 21वीं शताब्दी में ये बातें क्या हुई थी, ये बातें यहाँ पर अस्तित्व में आई थी। तो इसीलिए याद रखिएगा रियो सम्मेलन का यही सारा चीज था। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने चैप्टर 4, 5 और 6 यानी जिसका वीवीआई जो भी कंप्लीट जो आपका क्वेश्चन और आंसर था उनको हमने करा दिया। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि किसी प्रकार की आपको वीडियो में दिक्कत हो रही है या फिर समस्या समझने में हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि सर ऐसा लगा वैसा लगा, जो भी बातें आपका है वो सारी चीज आपको बताइएगा। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।